आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के होम साइंस के सिलेबस के बारे में है। ये वीडियो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी 11th पास आउट करके 12th में आए हैं, कि वो एग्ज़ाम का पैटर्न जान सके और प्रैक्टिकल्स और जो कितने मार्क्स की जो उनकी यूनिट्स है वो एग्ज़ाम में आने वाली है। आज की इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि थ्योरी कितने मार्क्स की आने वाली है। एग्ज़ाम में जो थ्योरी है वो कुल 17 मार्क्स की आने वाली है। 17 मार्क्स की थ्योरी और प्रैक्टिकल जो है वो 30 मार्क्स का होता है। तो प्रैक्टिकल आप सभी 11th क्लास में दे ही चुके होंगे। आई थिंक 11th में भी 30 मार्क्स का ही होता है प्रैक्टिकल। तो 12th क्लास में भी सेम मार्क्स का ही प्रैक्टिकल होता है, 30 मार्क्स का। और इसके अंतर्गत आपको फाइल्स वगैरह बनानी पड़ती हैं और कुछ प्रैक्टिकल्स भी करवाते हैं होम साइंस से रिलेटेड। और इसमें आपको एग्ज़ाम भी देना पड़ता है प्रैक्टिकल में, और फाइल वगैरह सारी चीज़ें कैलकुलेट करके आपको इसमें से 30 में से मार्क्स दिए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं थ्योरी की। जो थ्योरी है इसमें कुल 6 यूनिट्स जो हैं वो अटैच की गई हैं। तो कुल 6 जो यूनिट्स हैं वो थ्योरी के अंतर्गत लगाई गई है इस बार। तो आइए पहले देखते हैं उन यूनिट्स को। सबसे पहली जो यूनिट है वो है हमारी नंबर 1, यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 जो है वो कुल 5 मार्क्स की आएगी। और जो यूनिट नंबर 1 है वो है वर्क, लाइवलीहुड एंड करियर। ये यूनिट 1 है और इसमें से कुल 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। इसके बाद बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की, एंड सेकंड इज़ न्यूट्रिशन, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें आप ये जो कुल इसमें से 23 मार्क्स का जो पेपर है वो आने वाला है एग्ज़ाम में, और इसमें 4 चैप्टर अटैच किए गए हैं। तो आगे हम देखेंगे कि वो 4 चैप्टर कौन से हैं। तो यूनिट नंबर जो 2 है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है, जिसमें से 23 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आने वाले हैं। और आप लोग जब प्रैक्टिकल भी देंगे तब भी इसमें से ही आप लोगों को कुछ बनाना पड़ेगा, अपने टीचर के सामने उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो जो ये यूनिट है वो आपकी प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों के लिए बेहद ज़रूरी है। इसके बाद बात करते हैं यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़। ये कुल 10 मार्क्स की है। तो 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन बनेंगे वो यूनिट नंबर 3 से बनेंगे। इसके बाद बात करते हैं जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यूनिट है, दैट इज़ फैब्रिक एंड अप्रैल। इस यूनिट से 17 मार्क्स का पेपर बनने वाला है। और ये इजी भी है यूनिट, क्योंकि आप सभी 11th क्लास में इस यूनिट को मतलब फैब्रिक के बारे में, अप्रैल के बारे में पढ़ के आए हैं। तो इस यूनिट में भी आपको यही पढ़ना है कि फैब्रिक, उनकी डिज़ाइंस, टाइप्स ऑफ फैब्रिक एंड कैसे उनकी मेंटेन्स का फैब्रिक की हम कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। और इस यूनिट से कुल 17 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं। तो ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है और बेहद आसान। एंड नेक्स्ट यूनिट इज़ 5, रिसोर्स मैनेजमेंट। इसमें से कुल 10 मार्क्स का पेपर बनने वाला है आपके इस यूनिट से, और इसमें 2 चैप्टर अटैच किए गए हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो उसके बाद है 6 यूनिट जो कि कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन है। इसमें से केवल 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो इसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट है वो है सेकंड और फोर्थ। सेकंड और फोर्थ यूनिट में से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे और सबसे ज़्यादा मार्क्स के। और ये यूनिट ऐसी है जिनको आप पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, ऐसा नहीं कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं इनको। आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा फूड के बारे में, और इसमें आपको न्यूट्रिशन, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है। एंड सेकेंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यूनिट है वो है फैब्रिक एंड अप्रैल। इसके बारे में आप 11th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। बस कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ ऐसे विषय हैं जो इसके अंतर्गत और लगा दिए गए हैं, जो कहीं ना कहीं जो आप पढ़ के आए हैं उससे ही संबंधित है। तो कुल मिला के जो इन मार्क्स जो होते हैं वो 70 है, एंड 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल। तो टोटल हुआ इसका 100। और जो इसका टाइम ऑफ पीरियड है, मतलब 154 जो पीरियड्स में ये सारा सिलेबस और प्रैक्टिकल जो है वो टीचर को कंप्लीट कराना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टेबल समझ में आ गई होगी और आपको पता चल गया होगा कि कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की आने वाली है, ताकि जब आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करें तो आप ये देखते हुए करें कि किस यूनिट पे हमें कितना फोकस करना है।
ठीक है, अब हम बात करते हैं कि किस यूनिट में कितने चैप्टर्स अटैच किए गए हैं। यूनिट नंबर 1 जो है वो है वर्क, लाइवलीहुड एंड करियर। इसमें चैप्टर नंबर 1 लगाया गया है जो है वर्क, लाइवलीहुड एंड करियर। ये मैंने आपको बताया था कि ये कुल 5 से 10 मार्क्स का एग्ज़ाम में आने वाला है। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर जो है वो लगाया गया है। एंड सेकेंड यूनिट इज़ न्यूट्रिशन, फूड एंड साइंस टेक्नोलॉजी। ये हमारी सेकेंड यूनिट है और इस यूनिट के अंतर्गत आपका सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ये 4 चैप्टर लगाए गए हैं। तो जो सेकेंड चैप्टर है वो है हमारा क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स। ओके, तो इसमें हम क्लिनिकल न्यूट्रिशन और डाइटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड चैप्टर नंबर 3 इज़ पब्लिक न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। तो जैसा कि आपको चैप्टर के नेम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें हम पब्लिक न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 इज़ फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी। एंड चैप्टर नंबर 5 इज़ क्वालिटी, फूड क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी। तो ओवरऑल आप इस यूनिट में फूड के बारे में पढ़ेंगे कि फूड मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो फूड में फूड सेफ्टी होती है, फूड क्वालिटी होती है, फूड प्रोसेसिंग होती है, फूड टेक्नोलॉजी, न्यूट्रिशन, हेल्थ से क्या क्या रिलेटेड होता है, ये सारी चीज़ें आप इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। तो ये यूनिट आपकी 23 मार्क्स की एग्ज़ाम में आएगी। तो 23 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वो आपके यूनिट नंबर 3 से बनने वाले हैं। तो इसलिए आप इस यूनिट को अच्छे से तैयार कीजिए। और अगर देखा जाए तो प्रत्येक यूनिट से 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, क्योंकि 23 मार्क्स की वो है। तो आप इसमें से शॉर्ट और लॉन्ग दोनों टाइप के आपको क्वेश्चंस तैयार करने हैं। और मैं कोशिश करूँगी कि आपको इनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता सकूँ। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की। यूनिट नंबर 3 इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड स्टडीज़। तो इसमें जो चैप्टर लगाए गए हैं वो आपके हैं 6 और 7। तो ये जो यूनिट है वो मैंने आपको बताया था कि 10 मार्क्स की आने वाली है। और इसमें जो चैप्टर है वो 6 और 7 है। 6 चैप्टर इज़ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। एंड चैप्टर नंबर 7 इज़ मैनेजमेंट ऑफ सपोर्ट सर्विसेज, इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन, यूथ एंड एल्डरली। तो आपको इसमें सिर्फ फैमिली स्टडीज़ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 6 और 7 है। और ये जो यूनिट है वो कुल 10 मार्क्स की है। तो इसमें से भी चैप्टर नंबर 6 से भी 5 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं एंड चैप्टर नंबर 7 से भी 5 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यूनिट सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यूनिट है, दैट इज़ यूनिट नंबर 4, फैब्रिक एंड एप्रन। इसके अंतर्गत आपका 8वां, 9वां और 10वां चैप्टर आता है। इसमें आपको बताया गया जो चैप्टर नंबर 8 है वो है डिज़ाइन फॉर फैब्रिक एंड एप्रन। इसमें ये मैंने जैसे कि आपको कहा था कि आप फैब्रिक के बारे में और एप्रल्स के बारे में आप क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं। तो इसमें भी इनका जो चैप्टर नंबर 8 है वो इसी पे बेस्ड है, डिज़ाइंस फॉर फैब्रिक एंड एप्रल्स। इसमें आप लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिज़ाइंस के बारे में पढ़ेंगे, तो जो कि आप 11th में पढ़ चुके हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 इज़ फैशन डिज़ाइन एंड मार्चेंडाइजिंग। इसमें आप फैशन डिज़ाइंस के बारे में डिज़ाइंस और मार्चेंडाइजिंग के बारे में पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट चैप्टर इज़ चैप्टर नंबर 10। इसमें आप पढ़ेंगे केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक इन इंस्टीट्यूशंस। मतलब इंस्टीट्यूशंस में जो फैब्रिक होते हैं उनकी कैसे केयर और मेंटेनेंस की जाती है। और इस यूनिट के अंतर्गत आपको फैब्रिक से रिलेटेड, डिज़ाइन से रिलेटेड, उसकी मेंटेनेंस, सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ाई जाएंगी। इसमें आपको जो स्टूडेंट डिज़ाइंस फैब्रिक में इंटरेस्टेड हैं, जो इसमें अपना करियर आगे बनाना चाहते हैं, इस टॉपिक में उससे संबंधित भी जानकारी दी गई है कि कैसे स्टूडेंट्स अपना, अगर वो किसी दूसरी कंट्री में डिज़ाइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कौन सी कंट्री उनके लिए बेस्ट है। और अगर वो फैशन डिज़ाइनिंग में अपना करियर बनाते हैं तो सबसे बेस्ट किस फील्ड में वो अपना करियर बना सकते हैं। तो सारी चीज़ें, फैशन डिज़ाइनिंग, फैब्रिक से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको इस यूनिट में मिलने वाली हैं, जो कि ये यूनिट बेहद इंटरेस्टिंग है। और इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो आपको बेहद इंटरेस्टिंग लगेंगे। और ये यूनिट आप पहले भी पढ़ चुके हैं तो और भी ज़्यादा आपको ईजी लगेगी।
इसलिए। और ये यूनिट मैंने आपको बताया था कि सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, और ये कितने मार्क्स की आने वाली है, ये कुल 17 मार्क्स की आएगी। और प्रत्येक यूनिट में से आप जैसे कि देख सकते हैं तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन, 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। तो जब आप इस यूनिट को तैयार करेंगे तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आपको इस यूनिट को तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यूनिट नंबर 5 की। यूनिट नंबर 5 इज़ रिसोर्स मैनेजमेंट। ये मैंने आपको बताया था कि ये भी 10 मार्क्स की आने वाली है, और इसमें भी 2 चैप्टर लगाए गए हैं, पहला 11 और 12। इसमें 11 चैप्टर जो है वो है हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। इसमें आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी, व्हाट इज़ मैनेजमेंट, डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड व्हाट इज़ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट एट ऑल। तो आप इसके अंतर्गत सारी चीज़ें जान पाएंगे। एंड नेक्स्ट इज़ कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन। इसमें आपको ये दोनों जो चैप्टर हैं वो रिसोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं। और जो मैंने आपको बताया था कि ये यूनिट 10 मार्क्स की है, और चैप्टर नंबर 11 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, और चैप्टर नंबर 12 दोनों से 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो इस यूनिट से बनते हैं, ठीक है। तो जब आप इस यूनिट को तैयार करें तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन इस यूनिट से मोस्टली इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में ही पूछे जाते हैं। तो जब भी आप इस यूनिट को तैयार करेंगे तो आपको लॉन्ग क्वेश्चंस के रूप में तैयार करना है, ठीक है। और ये यूनिट 10 मार्क्स की आने वाली है एग्जाम में। एंड नेक्स्ट यूनिट इज़ कम्युनिकेशन, यूनिट नंबर 6, जो कि है कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन। ये जो यूनिट है वो बेहद इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप इसमें पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। ये कुल 5 मार्क्स की आने वाली है एग्ज़ाम में, और इसमें आपको जर्नलिज्म, कम्युनिकेशन सारी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। जो स्टूडेंट जर्नलिज्म में इंटरेस्टेड हैं उस इससे संबंधित इसमें सारी की सारी नॉलेज दी गई है कि वो कैसे इसमें अपना स्कोप बना सकते हैं, कहाँ जाके अपना एडमिशन्स ले सकते हैं, मतलब जितनी भी नॉलेज जर्नलिज्म के बारे में चाहिए वो आपको सारी की सारी इस यूनिट में मिलेगी। तो ये यूनिट बेहद ही इंटरेस्टिंग है, बेहद ही आपके लिए यूज़फुल भी है, क्योंकि आपको इसमें से बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है। एंड वो नॉलेज आप अपने करियर की चॉइस, जब आप अपने करियर की चॉइस करेंगे तो उसमें आपको वो यूज़फुल रहेगी। तो इस यूनिट को आप बेहद ध्यान से पढ़िए अगर जो स्टूडेंट जर्नलिज्म या कम्युनिकेशन स्किल्स में इंटरेस्टेड है। इसके साथ ही जो हमारा सिलेबस है और सिलेबस में लगने वाली जो यूनिट्स हैं वो कंप्लीट होती हैं। और अब हम बात करने वाले हैं कि प्रत्येक यूनिट में कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो लगे हुए हैं, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे यूनिट नंबर 1 की। यूनिट नंबर 1 इज़ वर्क, लाइवलीहुड एंड करियर। इसमें आपको फर्स्ट चैप्टर अटैच किया गया है, उसके अंतर्गत आपको पढ़ना है पहले तो वर्क एंड मीनिंगफुल वर्क, ओके। एंड नेक्स्ट इज़ वर्क, करियर एंड लाइवलीहुड। उसके बाद हमें पढ़ना है ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन इन इंडिया, ठीक है। तो इसमें आपके अंतर्गत इसमें आपका आएगा एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट, इंडियन क्विज़न्स एंड विजुअल आर्ट्स। ये 4 जो ऑक्यूपेशंस हैं ये ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस हैं इन इंडिया। तो इन चीज़ों का आप अध्ययन करेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज़ जेंडर, वर्क एंड एज। इसमें आपको पढ़ना है जेंडर इश्यूज़ इन रिलेशन वर्क, ठीक है। जेंडर इश्यूज़ इन रिलेशन वर्क एंड इश्यूज़ एंड कंसर्न्स रिलेटेड टू वर्क, वुमेन एंड वर्क। तो इसमें आपको KGBV एंड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपका आता है एटीट्यूड्स एंड अप्रोचेस टू वर्क एंड लाइफ स्किल्स फॉर लाइवलीहुड। इसमें आपको पढ़ना है एटीट्यूड्स एंड अप्रोचेस टू वर्क एंड फिर लाइफ स्किल्स फॉर लाइवलीहुड। एंड थर्ड जो टॉपिक है वो है एसेंशियल सॉफ्ट स्किल्स एट वर्क प्लेस, ओके। एंड ये जो टॉपिक्स हैं वो आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ने हैं, जो टॉपिक्स अटैच किए गए, क्योंकि कुछ टॉपिक जो हैं वो सिलेबस से हटाए गए हैं, उनकी जगह कुछ टॉपिक्स को अटैच किया गया है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि कौन से जो टॉपिक्स हैं वो आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं, और उनको देखते हुए आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर सकें, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एर्गोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे डेफिनेशन एंड नीड फॉर एर्गोनॉमिक्स। उसके बाद व्हाट इज़ द बेनिफिट्स ऑफ एर्गोनॉमिक्स, ठीक है।
तो ये दो टॉपिक एर्गोनॉमिक्स के अंतर्गत आते हैं। आपको एर्गोनॉमिक्स का बस छोटा छोटा अध्ययन करना है, उसमें बस बेनिफिट्स एंड डेफिनेशन के बारे में ही जानना है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें आप जानेंगे व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसी के साथ जो हमारी यूनिट नंबर 1 है और उसमें लगाए गए जो टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यूनिट नंबर जो 2 है वो 23 मार्क्स की आने वाली है। इसमें कुल 4 चैप्टर जो हैं वो अटैच किए गए हैं। ठीक है, पहला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 था, वो था क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स। इसमें पहले आपको न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है कि व्हाट इज़ न्यूट्रिशन एंड व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज़ क्लिनिकल न्यूट्रिशन, कि व्हाट इज़ क्लिनिकल न्यूट्रिशन, क्योंकि हम सभी आई थिंक पहली बार ही सुन रहे हैं कि क्लिनिकल न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन तो हम बहुत बार सुना है हमने, लेकिन क्लिनिकल न्यूट्रिशन ये हम पहली बार सुन रहे हैं। एंड व्हाट इज़ सिग्निफिकेंस, बेसिक कॉन्सेप्ट और डाइट थेरेपी, टाइप्स ऑफ डाइट, चेंज इन कंसिस्टेंसी, फीडिंग रूट्स, प्रिवेंशन ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस एंड प्रिपेयरिंग फॉर अ करियर। तो आप इसके अंतर्गत इस डाइट के बारे में पढ़ेंगे, चेंजेस इन कंसिस्टेंसी, टाइप्स ऑफ डाइट जैसे रेगुलर डाइट एंड मॉडिफाइड डाइट्स, और फीडिंग रूट्स एंड प्रिवेंशन ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस, एंड लास्ट इज़ प्रिपेयरिंग फॉर अ करियर। अगर आप इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो कैसे बना सकते हैं, क्या क्या स्कोप है, ये भी इसके अंतर्गत आता है। फिर बात करते हैं पब्लिक न्यूट्रिशन एंड हेल्थ की। ये चैप्टर नंबर 3 है जो कि यूनिट 2 के अंतर्गत आता है। ओके, तो इसमें हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन, सिग्निफिकेंस, बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक ये तो हर एक चैप्टर की कॉमन बातें होती हैं। मेन जो टॉपिक स्टार्ट होते हैं वो हैं आपके यहाँ से। पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया लाइक प्रोटीन एनर्जी malnutrition, माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज। फिर इसमें भी आपको पढ़ना है आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन डेफिशिएंसी और आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें है वो है स्ट्रैटेजीज इंटरवेंशन टू टैकल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स। तो इसमें आपको पढ़ना है कि डाइट और फूड बेस्ड स्ट्रैटेजीज़ क्या क्या होती हैं, न्यूट्रिएंट बेस्ड स्ट्रैटेजीज़ क्या क्या होती हैं। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स ऑपरेटिंग इन इंडिया लाइक ICDS, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम्स, फूड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम्स, एंड लास्ट इज़ फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स। फिर इसमें बताया गया कि कैसे आप हेल्थ केयर एंड कैसे अपना, अगर आपको इस फील्ड में आपको स्कोप करियर बनाना है तो व्हाट इज़ द स्कोप इन दिस फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर इज़ फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी। नाम से ही जैसे कि आपको पता चल रहा है कि इसका जो नेम है फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी, तो इसमें आपको पढ़ना है फूड साइंस, फूड प्रोसेसिंग, फूड टेक्नोलॉजी एंड फूड मैन्युफैक्चरिंग। मतलब आपको फूड कब से तैयार होता है उसका जो लास्ट मैन्युफैक्चरिंग तक आपको जितने भी प्रोसेस होते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी, क्या उसके पीछे टेक्नोलॉजी है, क्या साइंस है, कैसे प्रोसेसिंग होती है, सारी चीज़ें आपको चैप्टर नंबर 4 के अंतर्गत पढ़नी है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक जो इन्होंने लगाया है वो है डेवलपमेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी। मतलब वही टॉपिक्स हैं, बस आपको उनको पढ़ना है कि कैसे उसका मतलब फूड प्रोसेसिंग है एंड जो टेक्नोलॉजी है उसका किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद इम्पॉर्टेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट एंड टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग। फिर लास्ट प्रिपेयरिंग फॉर अ करियर एंड स्कोप। ये जो टॉपिक्स हैं वो आपके चैप्टर नंबर 4 में अटैच किए गए हैं। उसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की, दैट इज़ फूड क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी। तो इसमें हमें पढ़ना है सबसे पहले फूड सेफ्टी के बारे में, फिर हैज़ार्ड्स, फूड इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग एंड फूड क्वालिटी। उसके बाद इसमें कुछ और भी टॉपिक्स इस पर अटैच किए गए हैं जैसे फूड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन इन इंडिया लाइक FSSA और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड एग्रीमेंट्स इन द एरिया ऑफ फूड,
एंड स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी, रिसर्च एंड ट्रेड, फिर कोडेक्स एलिमेंटेशन कमीशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन एंड फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जिसे हम GMP कहते हैं, फिर गुड हैंडलिंग प्रैक्टिस GHP, हजार्ड्स एनालाइज क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स HACCP। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस बार के जो सिलेबस है उसमें कुछ न्यू अटैच की गई हैं। तो आपको पढ़ते समय इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि जब आप इसका अध्ययन करो तो इसमें से कोई भी जो टॉपिक है, कोई भी ऐसा विषय है जो ना छूटे। और इन सारी चीज़ों के बारे में आपको नेट पे भी बहुत सी नॉलेज मिल जाएगी कि अगर हम फूड प्रोग्राम्स की बात करते हैं इंडिया में, तो कौन कौन से जो फूड प्रोग्राम्स हैं इंडिया में नहीं वर्ल्ड में, और फूड सेफ्टी से संबंधित क्या क्या कार्य हो रहे हैं आज का इंडिया में और आउट ऑफ कंट्री। तो आप ये सारी चीज़ें आप नेट के थ्रू भी आप पता कर सकते हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में अच्छा मटेरियल और सफिशिएंट मटेरियल मिले एंड आप अच्छे से अपना आंसर तैयार करके अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। इसी के साथ हमारी जो यूनिट नंबर 2 है वो कंप्लीट होती है और यूनिट नंबर जो 3 है वो स्टार्ट होती है। यूनिट नंबर जो 3 है वो है आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़। ठीक है, इसमें आपके मैंने बताया था कि कुल कितने मार्क्स की आएगी, ये 10 मार्क्स की। इसमें 2 चैप्टर लगे हैं, चैप्टर नंबर 6 और 7। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 6 और 7 जो है वो यूनिट नंबर 3 के अंतर्गत आते हैं और इसमें लगा हुआ है पहला जो चैप्टर है वो है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसमें आपको पढ़ना है प्रिपेयरिंग फॉर अ करियर। इसमें कुछ नहीं, आपको बहुत नॉर्मली टॉपिक दिया है, सिग्निफिकेंस, बेसिक कॉन्सेप्ट और प्रिपेयरिंग फॉर अ करियर एंड स्कोप। तो आपका जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है इसका आपको एकदम सामान्य अध्ययन करना है। इसमें कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं लगाए गए हैं, कुछ नहीं लगाया गया है। तो हो सकता है कि इस यूनिट से जो आने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो 2 से 3 मार्क्स के आए, क्योंकि इसमें से कुछ लंबा क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम की दृष्टि से नहीं बनता है। ठीक है, एंड अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 7 की, दैट इज़ मैनेजमेंट ऑफ सपोर्ट सर्विसेज, इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन, यूथ एंड एल्डरली। तो इसमें आपके कुछ जो टॉपिक्स हैं वो है वाई आर चिल्ड्रन वेल्यूरेबल। ठीक है, फिर इंस्टीट्यूशंस, प्रोग्राम एंड इनिशिएटिव्स फॉर चिल्ड्रन लाइक ICDS, SOS चिल्ड्रंस विलेज, चिल्ड्रन होम रन बाय गवर्नमेंट एंड एडॉप्शन। फिर वाई आर यूथ वेल्यूरेबल and youth programs in India, why are elderly valuable and some programs for the elderly। तो अगर हम बात करें यूनिट नंबर 3 की, यूनिट नंबर 3 की जो 10 मार्क्स की आने वाली है, इसमें से आपका 6 चैप्टर में से 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। लेकिन जो चैप्टर नंबर 7 है, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो चैप्टर नंबर 7 से आने वाले हैं। जैसे 7 या 8 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो आपके चैप्टर नंबर 7 से आएंगे, क्योंकि चैप्टर नंबर 7 में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक अटैच किए गए हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और आपकी जो अपनी नॉलेज है उसको भी वो इंक्रीज़ करेंगे कि अगर ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या क्या प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं इंडिया में, उन चीज़ों के बारे में आप जान पाएंगे। तो ये जो यूनिट है और ये केवल आपको पढ़ाई के लिए नहीं, आपको इम्पॉर्टेंट है उसके लिए, आपको इससे इस यूनिट के माध्यम से आप बहुत सारी नई चीज़ों के बारे में जान पाएंगे। कि अगर हम बात करें तो यूथ, इन्होंने बोला यूथ प्रोग्राम्स इन इंडिया। अगर हम यूथ के बारे में बात करते हैं तो कौन कौन से जो प्रोग्राम्स हैं वो यूथ के लिए इंडिया में चलाए जाते हैं, और ये ICDS क्या है, SOS क्या है, एडॉप्शन क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम यूनिट नंबर 4 की। जो यूनिट नंबर 4 है, मैंने आपको बताया था कि ये बेहद आसान यूनिट है और ये इसलिए आसान है क्योंकि आप क्लास 11th में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो जो यूनिट नंबर 4 है वो 70 मार्क्स की आएगी। ठीक है, और जो यूनिट है वो है फैब्रिक एंड एप्रल। इसमें मैंने आपको बताया था कि जो चैप्टर लगा है वो है डिज़ाइन फॉर फैब्रिक एंड एप्रल। तो मैंने आपको बताया था कि हम इसमें पढ़ेंगे डिज़ाइंस की, डिज़ाइंस फॉर फैब्रिक एंड एप्रल लाइक एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन, कलर, टेक्सचर, लाइन एंड शेप्स और फॉर्म।
ठीक है। इसको ये एक्चुअली शॉर्ट क्वेश्चंस में आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो आप इनको अलग से तैयार करिए। एंड उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन लाइक प्रोपोर्शन, बैलेंस, एम्फेसिस, रिदम और हारमोनी। तो आपको ध्यान रखना है कि एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन में कौन से टॉपिक्स आएंगे, प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन में कौन से टॉपिक आएंगे। जब एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन की बात होगी तो आपका कलर आएगा, टेक्सचर आएगा, लाइन आएगी एंड शेप आएगा, ओके। लेकिन जब वो बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइंस तो आपका प्रपोर्शन, बैलेंस, रिदम, हारमोनी, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो इन चीज़ों को देखते हुए आपको ये सारी चीज़ें तैयार करनी है। इन पे शॉर्ट नोट आप तैयार करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। फिर उसके बाद फिर जो नेक्स्ट इसमें ज़्यादा एक्चुअली टॉपिक्स नहीं है, बस 2 टॉपिक जो मेन हैं जिनसे लगता है कि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद प्रिपेयरिंग फॉर अ करियर, आप इसमें अपना करियर कैसे बना सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की। चैप्टर नंबर जो 5 है वो है फैशन डिज़ाइन एंड मर्चेंडाइजिंग। इसमें आपको पढ़ना है पहले फैशन टर्मिनोलॉजी, जिसमें आप फैशन, फेड, स्टाइल और क्लासिक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर फैशन डेवलपमेंट, कैसे फैशन का विकास हुआ, इसमें आप पढ़ेंगे फ्रांस द सेंटर ऑफ फैशन। मैंने आपको बताया था कि जो ये यूनिट है वो बेशक बहुत इंटरेस्टेड है, क्योंकि मतलब इसमें हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे फ़ैशन की स्टार्टिंग हुई, फ़ैशन डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। फिर इन्होंने बोला फ़ैशन एवोल्यूशन, उसके बाद फैशन मर्चेंडाइजिंग, फैशन रिटेल ऑर्गेनाइजेशन, और अगर कोई स्टूडेंट या कोई क्षेत्र में काम करना चाहता है तो क्या करियर है, कैसे वो प्रिपेयरिंग कर सकता है, एंड व्हाट इज़ द स्कोप इन दिस फील्ड। तो फैब्रिक से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस यूनिट में मिल जाएगी। तो आप इस यूनिट को ध्यान से पढ़ें, और जो स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्टेड है वो स्टूडेंट्स को पढ़ के इसमें अपने करियर के बारे में सोच सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं यूनिट नंबर 5 की। यूनिट नंबर 5 इज़ रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स, ये जो यूनिट थी वो मैंने आपको बताया था कि 10 मार्क्स की आने वाली थी, ठीक है। तो इसमें भी जो 2 चैप्टर अटैच किए गए हैं, इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें एक ही टॉपिक जो है वो लगा हुआ है, जिसमें हमें पढ़ना है डिपार्टमेंट इन्वॉल्व इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन। इसमें आपको करना है कंज्यूमर प्रोडक्ट, कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर फोरम और कंज्यूमर फुटफॉल्स। तो इसमें ऑलमोस्ट आपको सारा कंज्यूमर के बारे में ही पढ़ना है कि कैसे कंज्यूमर प्रोडक्ट, बिहेवियर, फोरम एंड फुटफॉल्स। तो जो ये दोनों चीज़ें हैं, ये दोनों जो टॉपिक्स हैं, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन, ये दोनों के दोनों चैप्टर नंबर 5 के अंतर्गत आते हैं। और इसमें से 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वो आपके एग्जाम में आएंगे। और भी कुछ टॉपिक्स इसमें लगे हैं, जैसे कंज्यूमर प्रॉब्लम्स, कंज्यूमर राइट्स, स्टैंडर्डाइज मार्क लाइक ISI, वूल मार्क, हॉल मार्क, सिल्क मार्क, एंड प्रोटेक्शन काउंसिल और कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये भी आप इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। उसके बाद व्हाट इज़ द स्कोप इन दिस फील्ड, ये आपको हर एक चैप्टर के बारे में मिलेगा कि अगर कोई स्टूडेंट किसी क्षेत्र में इंटरेस्टेड है तो क्या क्या उसके पहले तो स्कोप है, ताकि उनके स्कोप को जान सके, वो जान के अपने इंटरेस्ट को बनाकर रख सके। फिर हम बात करेंगे यूनिट नंबर 6 की, दैट इज़ कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन। ये जो यूनिट है वो कुल मैंने आपको बता दी कि 5 मार्क्स की आने वाली है एग्ज़ाम में। और इस यूनिट में जो टॉपिक्स लगे हैं वो है डेवलपमेंट जर्नलिज्म, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन लाइक कंपेन, रेडियो एंड टेलीविज़न, और फिर प्रिंट मीडिया, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़। उसके बाद नॉलेज एंड स्किल रिक्वायर्ड फॉर अ करियर इन दिस फील्ड, एंड लास्ट इज स्कोप एंड करियर एवेन्यूज़ एंड डेवलपमेंट कम्युनिकेशंस। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो आपके यूनिट नंबर 6 में अटैच है। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी स्टूडेंट कम्युनिकेशन से या फिर जर्नलिज़म में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो वो उन स्टूडेंट्स के लिए ये यूनिट बेहद ज़रूरी है। वो इसको अच्छे से पढ़ें ताकि उनको अपने करियर से संबंधित
करियर से संबंधित नॉलेज मिल सके और वो एक बेटर करियर चूज़ कर सकें अपने लिए। तो इसी के साथ हमारी जो यूनिट है, हमारे यूनिट्स और उनमें लगे हुए टॉपिक्स और हमारा जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। इसके साथ ही यस, हाँ, मैं आपको बता देती हूँ आपके स्कीम फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, मतलब आपके जो प्रैक्टिकल्स होने वाले हैं उसमें कितने कितने मार्क्स के आपके कौन कौन सा जो वो है कितने मार्क्स का होने वाला है। तो इसमें आपका जो स्कीम है फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 30 मार्क्स की है। इसमें प्रोजेक्ट 5 मार्क्स का रहेगा। मॉडिफिकेशन ऑफ एनी वन फैमिली मील फॉर एल्डरली पर्सन प्रिपेयरिंग एनी वन ऑफ द मॉडिफाइड डिश। मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको कोई एक डिश बनानी है मॉडिफाई करके, ठीक है, फॉर एल्डरली पर्सन। इसकी या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, डेवलपमेंट एंड प्रिपरेशन फॉर एनी सप्लीमेंट्री फूड फॉर प्री स्कूलर 2 से 6 ईयर न्यूट्रिशन प्रोग्राम। मतलब इसमें हमें 2 से 6 साल के अंडर में जो बच्चे आते हैं उनके लिए न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स को देखते हुए हमें उनको एक फूड तैयार करना है, ठीक है। अगर आप ये भी नहीं होता है, इसमें 3 टॉपिक दिए हुए हैं। एंड थर्ड टॉपिक इज़ प्लानिंग अ मेन्यू फॉर स्कूल कैंटीन एंड प्रिपेयरिंग एनी वन न्यूट्रिशियस डिश। इसमें से आपको किसी भी एक में से कोई भी डिश प्रिपेयर करनी है जिसके आपके 5 मार्क्स हैं। आप उसको प्रिपेयर करेंगे अच्छे से, आपको उसकी प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी, आपको उस डिश के बारे में सारी चीज़ें आपको एग्जामिनर को बतानी पड़ेंगी, तभी आपको 5 में से 5 मार्क्स मिलेंगे। तो जो भी ये बात बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मैंने भी जब पास आउट किया था तो मेरे पास भी एज अ होम साइंस जो था मेरा जी सब्जेक्ट था, तो उसमें हमने भी प्रोजेक्ट बनाए थे एंड कोई भी एक डिश बनाई थी। एक्चुअली डिश एक नहीं होगी, आपको 2-3 चीज़ें उसके साथ अटैच करनी पड़ेंगी। उसमें आपको बताना पड़ेगा कि आपने किन किन चीज़ों का आप जो फूड बना रहे हो उसमें प्रयोग किया है, ठीक है। फर्स्ट क्या क्या प्रयोग किया है, उससे क्या क्या हमें पोषक तत्व मिलते हैं, और जिस एज के लिए आप ये फूड बना रहे हो क्या वो उसके लिए उपयोगी है या नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ही आप ऐसे डिश का सिलेक्शन करें जिसको आप अच्छे से प्रेजेंट कर पाएँ और अपने जो प्रेजेंटेशन है उसमें अच्छे मार्क्स ले पाएँ। उसके बाद फिर जो क्वेश्चन नंबर 3 है जो 2 मार्क्स का है, वो है आइडेंटिफाई एडल्ट्रेंट यूजिंग केमिकल taste in any one of फॉलोइंग लाइक प्योर घी, टी लीव्स, होल ब्लैक पेपर, टर्मरिक पाउडर, मिल्क, ऐसे फॉर डेटा। तो इसमें आपको कोई भी एक केमिकल लेना है। हाँ, इसमें ना एक्चुअली जो मैंने अपने टाइम में जब बताया था तो इसमें हमने क्या करा था कि जैसे जो कपड़े होते हैं ना उस पर हमने 4 प्रकार के कपड़ों पे ना अलग अलग जो स्टेन्स होते हैं लाइक टी, उसके बाद ब्लैक पेपर एंड रेड सॉस एंड टर्मरिक पाउडर, तो इन सब के हमने स्टेन्स लगाए थे। उन स्टेन्स को लगा के फिर ये हमें अपनी फाइल में लगाना पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जो है प्रिपेयरिंग अ सैम्पल यूजिंग अप्लाइड टेक्सटाइल डिज़ाइन टेक्निक्स टाई एंड लाइक डाई बटिक ब्लॉक प्रिंटिंग। यस, इसमें आपको जैसे कि इन्होंने बोला हुआ है कि किसी के भी हमें कुछ सैम्पल्स लगाने हैं, जैसे ब्लॉक प्रिंटिंग हो गया है। आपने देखा होगा ना, हम जब अपने कपड़े पहनते हैं तो कुछ ना कुछ ब्लॉक प्रिंटिंग डाई वगैरह ऐसा होता है, तो उसमें भी हमको छोटे छोटे वो लेने हैं कपड़ों के पीसेस, उनमें हमको ब्लॉक प्रिंटिंग करनी है। डाई अगर आप करना चाहते हैं, बाटिक जिसे कहते हैं, वो अगर करना चाहते हैं तो उसको कट करके उस पर पहले करके फिर कट करके आपको अपनी फाइल में लगाने हैं। एंड उसके बाद नेक्स्ट है रिमूव्स एनी वन ऑफ स्टेन फ्रॉम वाइट कॉटन क्लॉथ, बॉल पेन, करी ग्रीस, फिर ग्रीस, इंक, लिपस्टिक, टी, कॉफ़ी। इसमें आपको करना है कि एक एनी वन ऑफ स्टेन, आपको कपड़े के टुकड़े पर कोई भी इसमें से जो स्टेन है वो लगा के आपको अपनी जो फाइल है उसमें अटैच करना है। कोई भी हो सकता है, वो बॉल पेन भी हो सकता है, करी भी हो सकता है, ग्रीस भी हो सकता है, इंक भी हो सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 इज़ डेवलप अ लीफलेट या फिर पम्फलेट फॉर अ कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, लाइक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट,
कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, कंज्यूमर प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको उसमें लिखनी पड़ेंगी। उसके बाद आपका जो फ़ाइल है, ठीक है, फ़ाइल आपकी 5 मार्क्स की है और आपका वाइवा जो है वो 2 मार्क्स का है। तो जब आप आपकी 5 मार्क्स की आपकी फ़ाइल है और उसके अंतर्गत आप जो भी मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं, जो जो आपको कटिंग करके लगानी है, वो सारे के सारे उन सब के मार्क्स हैं। उसके बाद आपका जो वाइवा होगा उसके 2 मार्क्स हैं। तो हर एक चीज़ के मार्क्स डिवाइड कर दिए गए हैं कि कौन सी चीज़ कितने मार्क्स की है। तो जब आप वाइवा की प्रैक्टिस करें तो उसी को ध्यान में रखते करें कि आपने कौन सी डिश बनाई है। एंड आपकी सबसे ज़रूरी बात है कि आपने अपनी जो फाइल में लिखा है वो एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है एक्चुअली, बच्चे जब अपनी फ़ाइल को प्रेजेंट करते हैं टीचर के सामने, एग्जामिनर के सामने, और अपनी डिश को जब प्रेजेंट करते हैं तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो टीचर होते हैं या जो एग्ज़ामिनर होता है वो डिश के बारे में ना पूछ के वो आपसे आपकी प्रैक्टिकल फ़ाइल के बारे में पूछ लेते हैं। और जब आपको वो प्रैक्टिकल फ़ाइल के बारे में पूछते हैं तो बच्चे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो जवाब दे देते हैं, लेकिन हर स्टूडेंट्स का नहीं होता कि जो उन्होंने लिखा है वो उनको याद ही हो। तो इसीलिए जब आप अपना वाइवा दें तो आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है। आपको प्रैक्टिकल फ़ाइल में जो लिखा है वो भी आपको याद होना चाहिए, और आपने जो डिश तैयार की है उसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तभी आपके वाइवा में 2 में से 2 मार्क्स पूरे होंगे। ठीक है, और आपको फ़ाइल भी अच्छे से बनानी है, सारी चीज़ें आपको एकदम साफ़ से रखनी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके मार्क्स पे डिपेंड, आपके मार्क्स इन चीज़ों के से इंक्रीज़ होंगे। और जो एग्ज़ामिनर होता है वो हर एक चीज़ पर उसकी नज़र होती है कि कैसे आप अपनी फ़ाइल को प्रेजेंट करते हैं, कैसे आप वो चीज़ों को हैंडल करते हैं। वो सारी चीज़ों को देखते हुए आपको आपके फ़ाइल के बेस पे, आपके प्रोजेक्ट बेस पे मार्क्स देगा। तो आप अच्छे से इसकी इसकी तैयारी करिएगा। और अगर मुझे लगेगा कि केवल प्रैक्टिकल्स पे मुझे एक अलग से वीडियो बनानी है तो मैं सेपरेट वीडियो बना के डाल दूँगी, ताकि आप सब देख के उसमें प्रैक्टिकल्स में जो 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है उसमें से आप 30 आउट ऑफ 27-28 तो एटलीस्ट ले ही पाएँ। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट पे बता दीजिएगा अगर आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो मैं वो बना के अपने चैनल पे डाल दूँगी, आप सब देख लीजिए। इसी के साथ हमारा जो होम साइंस का प्रैक्टिकल है और जो थ्योरी है कि कितने मार्क्स की आने वाली है, हमारा वो समाप्त होता है। और प्रैक्टिकल्स, और मैंने आपको थ्योरीज़ के बारे में ही बता दिया कि कितने मार्क्स की कितनी थ्योरी आएगी, एंड जो चैप्टर्स हैं, और प्रैक्टिकल्स के बारे में भी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।